हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट स्टेप एकेडमी चैनल पर। इस चैनल पे हम अभी तक आपको साइंस के वीडियो लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हमारा प्रयास ये है कि जो करीबी आपके एग्ज़ाम हैं उनको लेकर हम अदर विषय समय के साथ शुरू करेंगे और आपको पसंद आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकें। आज हमारा टॉपिक है पोषक तत्व के अंदर एंजाइम हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम कार्बनिक पोषक तत्व पढ़ रहे हैं। 4 कार्बनिक पोषक तत्व हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन के वीडियो आपको पहले दे दी चुके हैं। विटामिन के 2 पार्ट आपके मिले हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश की गई, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। आज हमारा टॉपिक है लास्ट कार्बनिक पदार्थ जो है हमारे शरीर के अंतर्गत एंजाइम के बारे में पढ़ना। ठीक है, शुरू करते हैं। एंजाइम से प्रश्न आता है ये कैसा पदार्थ है, कार्बनिक या अकार्बनिक। पहला प्रश्न बनेगा तो आपने बताया ये कैसा पदार्थ है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है। अब क्या ये मानव शरीर में रहता है कि कैसे बनता है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इससे कि इसकी खोज किसने की। पहला प्रश्न बनेगा कि एंजाइम की खोज किसने की। इसके जो खोज करता है उनका नाम है अंसेल्म पाइने। क्या नाम इनका? अंसेल्म पाइने। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस देश के थे। इन्होंने सन 1833 ईस्वी में पहली बार एंजाइम के बारे में बताया कि शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, पर इसका नाम इन्होंने नहीं दिया। किनने? अंसेल्म पाइने ने। कई किताबों में आपको मिल जाता है, किरचॉफ नामक एक वर्ड भी मिलता है। किरचॉफ ने भी खोज की है एंजाइम की। कहीं कहीं इसको भी आंसर माना गया, इसलिए आपको बता देता हूँ। जो ऑथेंटिक है, अंसेल्म पाइने जो कि फ्रांस देश के थे, सन 1833 ईस्वी में पहली बार एंजाइम के बारे में इन्होंने बताया। पर यह शब्द किसने दिया? एंजाइम शब्द किसने दिया? तो शब्द दिया है विलियम कुह्ने ने। विलियम कुह्ने इनको कहते हैं। विलियम कुह्ने इनका नाम आता है। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। सन 1877 ईस्वी में इन्होंने बताया कि शरीर में जो जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करने वाले पदार्थ की खोज अंसेल्म पाइने ने की थी। उन पदार्थों को क्या कहा जाएगा? एंजाइम। अर्थात एंजाइम शब्द किसने दिया? विलियम कुह्ने ने। अब एंजाइम वर्ड बना क्या, किससे है? इसको इन ईस्ट भी बोलते हैं, यानी खमीर। एंजाइम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इन ईस्ट को ही एंजाइम कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम इन ईस्ट भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इन ईस्ट भी एंजाइम को कहा जाता है। खमीर जिसे आप जानते हो, खमीर में ही इसकी पहली खोज हुई थी। ठीक है, इस कारण से एंजाइम को इन ईस्ट या खमीर के नाम से भी जाना जाता है। आपको अमूमन किताबों में मिल जाता है क्वेश्चन। तो आपने बताया ये कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। इसकी खोज किसने की थी? अंसेल्म पाइने नामक व्यक्ति ने की थी, जो कि फ्रांस देश के निवासी थे। कब की थी? सन 1833 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको किरचॉफ नामक वैज्ञानिक का भी नाम आता है जो एंजाइम खोज की है। तो आपको मैंने यह बता दिया, अगर क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है तो आपको किरचॉफ लगाना है। पर ये जो एंजाइम शब्द दिया है, एंजाइम शब्द दिया विलियम कुह्ने ने। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी बेसिक चर्चा कर रहे हैं अपन एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम की खोज जैसा आपने बताया ईस्ट या खमीर में हुई थी। तो ईस्ट में, या इसी को हम बोलते हैं खमीर। ईस्ट में 2 प्रकार के एंजाइम पहले खोजे गए थे, जिनका नाम है इनवर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम। इनवर्टेज और जाइमेज, इनका नाम है इनवर्टेज और जाइमेज। पहली बार इन दोनों एंजाइम की खोज की गई थी। किसमें की गई थी? ईस्ट या खमीर में। आपसे क्वेश्चन बनता है जाइमेज के बारे में। तो जो जाइमेज एंजाइम है
इस एंजाइम का प्रयोग वर्तमान समय में अल्कोहल निर्माण उद्योग में सर्वाधिक किया जा रहा है। पूछा था किस एंजाइम का प्रयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है, तो आपको बताना जाइमेज एंजाइम का प्रयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। अब बेसिक सा प्रश्न था कि खमीर में खोज हुई थी 2 एंजाइम, एंडोर्टेज और जाइमेज एंजाइम की, और जाइमेज एंजाइम का प्रयोग वर्तमान समय में भी लगातार किया जा रहा है किसमें, अल्कोहल निर्माण में। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है कि एंजाइम होते कितने प्रकार के हैं। तो एंजाइम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसे एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम के नाम से आना जाता है। किस नाम से आता है, एंडो और एक्सो एंजाइम। इसी को हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर और इसको बोलते हैं एक्सा सेल्यूलर। इंट्रा यानी यहां बात हो रही सेल की, अंदर की बात हो रही है, यानी कोशिकाओं के अंदर जैव रासायनिक क्रिया करने वाले और जो कोशिका के बाहर क्रियाएं करें उन्हें बोलते हैं एक्सा सेलुलर या एक्सो एंजाइम बोला जाता है। तो कोशिका के अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया करने वाले होते हैं और कोशिका के बाहर जो करने वाले होते हैं। हमारे या मनुष्य या जीवों के शरीर में कोशिकाओं के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा एंजाइम लगातार क्रियाएं करते हैं। अगर ये एंजाइम क्रियाएं नहीं करेंगे तो आपके शरीर में उपापचय की क्रियाएं नहीं होंगी। इसलिए इन एंजाइमों का कोशिकाओं के अंदर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और जो कोशिकाओं के बाहर जो क्रियाएं करने वाले एंजाइम हैं उनमें जो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। ये ताप और दाब के आधार पर इनके शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम जो कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं उसके आधार पर क्रिया करते हैं। बैक्टीरिया और फंगस, जिसे आप कवक के नाम से जानते हो, आदि। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें कैसे होता है, एक्सो एंजाइम में बाहर पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। एक्सा सेलुलर कोशिकाओं के बाहर एंजाइम क्रियाएं करते हैं, उनमें बैक्टीरिया, फंगस या कवक आदि आए पाए जाते हैं। परंतु जंतु जगत में जो जीव होते हैं, जीवों के अंदर एंडो एंजाइम पाए जाते हैं या इंट्रा सेलुलर या कोशिकाओं के अंदर क्रियाएं करने वाले एंजाइम होते हैं। अब इन एंजाइमों की संख्या जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम लगभग 1000 से ज़्यादा होती है। इन एंजाइमों का जो प्रमुख कार्य होता है शरीर में जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ाना होता है। ठीक, बायो कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं, जैव उत्प्रेरक का ये कार्य करते हैं। कार्य क्या करते हैं इनका, एंजाइमों का कार्य क्या होगा, तो आपने इनका कार्य बताया किसका, एंजाइम का। इनका कार्य है जैव उत्प्रेरक, अर्थात ये क्या है, बायो कैटलिस्ट। मानव शरीर में यह जैव रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यानी मानव शरीर में जो भी रासायनिक या केमिकल एक्टिविटी होगी आपके शरीर में, जो भी रासायनिक क्रियाएं होंगी बायोकेमिकल, तो उसमें बायो कैटलिस्ट का प्रयोग या उत्प्रेरक का कार्य एंजाइम करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो एंजाइम का जो प्रमुख कार्य है जैव उत्प्रेरक करना। हमारे शरीर में जो भी उपापचय की क्रियाएं होती हैं उनके पाचन की क्रियाओं को बढ़ाने की क्रिया, यानी इनकी रासायनिक क्रिया, पाचन की क्रिया को बढ़ाने की क्रिया कौन करता है, एंजाइम। उनकी प्रोसेस को बढ़ा देता है, फास्ट प्रोसेस करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर एंजाइम वर्क नहीं करते तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बहुत सारी हानि होती है हमारे शरीर को। ठीक है, पाचन नहीं हो पाता, पाचन क्रिया प्रभावित होती है।
तो आपने यहाँ समझा एंजाइम के दो प्रकार के होते हैं, जो कि आंतरिक कोशिका में पाए थे, जो बाह्य कोशिका में पाने वाले एंजाइम है। मनुष्य की आंतरिक कोशिकाओं में लगभग 1000 ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, जिनका कार्य होता है कि उपापचय क्रियाओं की जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ाना। अगर ये एंजाइम कार्य नहीं करते हैं तो उपापचय क्रियाएं नहीं हो सकती। और बाहरी कोशिकाओं में बैक्टीरिया और फंगस के शरीर में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं ये क्रियाएं करते हैं। ये ताप और दाब के आधार पर भी निर्भर होते हैं। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आपने बताया एंजाइम कार्य क्या होता है, जैव उत्प्रेरक का कार्य होता है, एनर्जी वगैरह नहीं देता है। जैव उत्प्रेरक यानी आपके पाचन की क्रिया में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उनको बढ़ाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब प्रश्न बनता है कि इनका निर्माण कैसे हुआ, यानी एंजाइम के रासायनिक संगठन में कौन से पदार्थ होते हैं। तो याद रखना है, हमेशा ये माना जाता है कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के संगठन में हमेशा प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन के द्वारा ही एंजाइम का निर्माण होता है। क्वेश्चन आता है कि एंजाइम के संगठन में क्या प्रोटीन के अलावा भी कुछ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं। तो आपको बताना है प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है, यानी जो एंजाइम का निर्माण होता है वह प्रोटीन के द्वारा होता है। पर जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई कुछ अपवाद भी आए, अर्थात कुछ एंजाइम ऐसे भी मिले जो अपवाद के रूप में है, जो प्रोटीन के द्वारा नहीं निर्मित हुए हैं। उनका नाम क्या है, आपने सुना होगा एक एंजाइम का नाम राइबो न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। ये प्रोटीन के द्वारा निर्मित नहीं होता है। और अगला है राइबोजाइम। ये भी एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम। इसका भी निर्माण प्रोटीन के द्वारा नहीं हुआ। यह अपवाद के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका निर्माण आपने सुना हो आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है इसी को। आरएनए के द्वारा इनकी संरचना का निर्माण होता है, इसमें प्रोटीन का योगदान नहीं रहता। ठीक है, तो ये एक अपवाद माने जाते हैं। पर विज्ञान यह कहता है कि समस्त एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से होता है। पर यानी आप ये कह सकते हैं कि समस्त एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर समस्त प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ठीक है, क्योंकि कुछ एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन के अलग से होता है। ठीक, अपवाद आपने जाने दो हैं, राइबोन्यूक्लियस और राइबोजाइम। ठीक है, आपने जाना प्रोटीन की संरचना यानी एंजाइम की संरचना में केवल प्रोटीन होता है, पर इसके जो अपवाद है इससे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपने जाना कि एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो एंजाइम का कार्य आपने बताया कि जैव उत्प्रेरक क्रियाएं या बायो कैटलिस्ट के रूप में हमारे शरीर में यूज होते हैं। हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक, अब आपको मैंने बताया था कि ताप और दाब के आधार पर जो बाहरी एंजाइम होते हैं उनका उपयोग होता है। पर मानव शरीर में आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में किस तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय अवस्था में होते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। तो आपको पता होगा कि स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है, स्वस्थ मनुष्य का शरीर औसत तापमान कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे अमूमन आप किताब में देखोगे क्या लिखा रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फॉरेन हाइट में बात किया जाए, फॉरेन हाइट में बात किया जाए यानी इसको पैमाना बनाया है तो 98.6 फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर में माना जाता है कि औसत तापमान होता है। यानी स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है उसका औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपसे पूछा जाता है किस तापमान पर मानव शरीर में एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं।
और सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। तो सर्वाधिक क्रियाशील तभी एंजाइम होंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। समस्त स्वस्थ शरीर होने के कारण आपको समस्त स्वस्थ अगर शरीर रहेगा आपका, तो आपके एंजाइम प्रॉपर वर्क कर पाएंगे, आपके अंदर बायोकैटलिस्ट का प्रयोग कर पाएंगे और आप में पाचन की क्रिया को अच्छे से निरंतर बढ़ा पाएंगे। तो आपको बताना है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही सर्वाधिक मनुष्य में क्रियाशील होने वाले एंजाइम यही होते हैं। यही तापमान है जिसमें सर्वाधिक क्रियाशील एंजाइम होते हैं। पर जब आपको मैंने बताया कि जो बाहरी तापमान के आधार पर कौन प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने वाले एंजाइम कौन है, तो आपने बताया एक्सोसेलुलर, जो आपने बताया, या बाहरी कोशिकाओं के आधार पर बैक्टीरिया और फंगस के जो एंजाइम होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की जो क्रिया विधि होती है वो तापमान के आधार पर निर्धारित होती है। क्योंकि मैं आपको तापमान बता रहा हूँ, मनुष्य के इस तापमान पर सर्वाधिक क्रियाशील होगी। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो यानी आपके एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, आप अस्वस्थ हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ताप से ज़्यादा होने पर जीवों के एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, यानी जीवों में पाए जाने वाले, जीवाणुओं में पाए जाने वाले एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। और 10 डिग्री सेल्सियस से कम ताप होने पर जीवों के एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाएंगे, निष्क्रिय। 10 डिग्री तापमान के नीचे ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अगर आप गर्म करोगे तो एंजाइम क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो एंजाइम का कार्य नहीं हो पाता। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पाश्चुरीकरण के बारे में। इतना हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इसके बारे में बता दूँ डिटेल से मैं एंजाइम के बारे में। तो आपने बताया 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंजाइम क्या हो जाते हैं, एंजाइम नष्ट होने लगते हैं। और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम जो होते हैं वह निष्क्रिय होने लगते हैं, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब आपको मैंने बताया था पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण के बारे में, यानी जो हानिकारक जीवाणु दूध में पाया जाता है जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो लैक्टोबैसिलस में किस प्रकार का एंजाइम पाए जाएंगे, बाह्य कोशिका वाले एंजाइम पाए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बैक्टीरिया है। तो जो पाश्चुरीकरण क्रिया होती है, पाश्चुरीकरण, इस क्रिया में हमें दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखना पड़ता है। और किससे सुरक्षित करते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से, अर्थात यह एक बैक्टीरिया है। अब लैक्टोबैसिलस के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के कारण क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का स्त्रावण करते हैं, लैक्टिक अम्ल का स्त्रावण करेंगे और दूध क्या हो जाएगा, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात दूध की प्रकृति बदल जाती है, दूध खराब हो जाता है। अब हमें इस दूध को सुरक्षित रखना है, इस जीवाणुओं में पाए जाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय करना है, नष्ट करना है। वही प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण। तो वैज्ञानिक लुई पास्चर ने बताया था कि अगर दूध को हम अधिकतम इन्होंने 2 टेम्परेचर बताए थे, 62.8 डिग्री सेल्सियस और 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप गर्म करो और न्यूनतम आप 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा कर दो। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे ठंडा कर दो। अब आप देख रहे हो कि जो मैंने आपको बताया था 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट होते हैं, यहाँ टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है, 62 है और 71 है। इस टेम्परेचर पे आपको 30 मिनट गर्म करना है और इस टेम्परेचर पर आपको 15 सेकंड, जिसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा की थी कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। तो आप देख रहे हो ज़्यादा टेम्परेचर 50 से, तो यहाँ जो लैक्टोबैसिलस के अंदर पाया जाने वाला जो जीवाणु के अंदर एंजाइम है
वह नष्ट हो जाएगा। किस तापमान पर? 62 और 71 पे। अब आपने इसको ठंडा किया है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, फिर आपको मैंने बताया 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पर निष्क्रिय हो जाता है। अब यहाँ आप ठंडा कर रहे हो कितना? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और आपको 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा कर दोगे तो उसके बाद ही काम हो जाएगा आपका। तो फ्रिज का जो औसत तापमान होता है रेफ्रिजरेटर का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर यानी 10 से काफ़ी कम है। तो इन दोनों कंडीशन में आप देखोगे तो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का एंजाइम है वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से दूध जो होता है लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं एंजाइम, तो दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। और इसी प्रक्रिया को आप गर्म करके ठंडा करके 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को एक पैकेट में पैक करते हो और उसे फ्रिज में रख के लंबे समय तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो। जिसका उदाहरण आप देखते हो अमूल, सांची, मदर डेयरी वगैरह। ये पाश्चुरीकरण दूध होते हैं, पाश्चराइजेशन वाले दूध होते हैं जो लंबे समय तक खराब नहीं होते क्योंकि वह इसी प्रक्रिया का फॉलो करते हैं। तो आपको समझ में आया, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम जीवों में नष्ट होते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो दूध में पाया जाता है, जो लैक्टिक एसिड छोड़ता है एंजाइम के माध्यम से, अब जीवाणु दूध और को दही में परिवर्तित कर देता है। इस एंजाइम से और इस जीवाणु से दूध को सुरक्षित रखने के लिए हमने पाश्चुरीकरण क्रिया को अपनाया जो इस फॉर्मूले को फॉलो करती है। इसमें हमने 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर यानी नष्ट करने के लिए एंजाइम को 62 और 71 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान निष्क्रिय करने के लिए न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा किया और ठंडा करके हमने उसको पैकेट में रख दिया। पैकेट में रखने के उपरांत यह दूध जो होता है आपका लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस के जीवाणु के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम क्रियाशील नहीं रहते। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एंजाइम के चैप्टर में अप्रॉक्स इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैंने बता दिया। ये हो गया हमारा लास्ट कार्बनिक पोषक तत्व, 5वां कार्बनिक पोषक तत्व था ये। अब हमें पढ़ना है अकार्बनिक पोषक तत्वों के बारे में, यानी मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अकार्बनिक पोषक तत्व। तो आपको मैंने बताया था इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। तो इसके मैं आपको मैंने पहले वीडियो में न्यूट्रिएंट्स के चैप्टर में एक चार्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था इसमें 2 चीज़ को चर्चा हम करेंगे। एक हम पढ़ेंगे जल और दूसरा हम पढ़ेंगे खनिज लवण, जिसे आप मिनरल्स कहते हो। खनिज लवण के अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे अपना कैल्शियम, फिर आप पढ़ोगे फास्फोरस, फिर आप पढ़ोगे सोडियम, फिर आप पढ़ोगे पोटेशियम, फिर आप पढ़ोगे आयोडीन, आयोडीन आप पढ़ोगे यहाँ, और फिर पढ़ोगे आप आयरन। यानी हम इन अकार्बनिक पोषक तत्वों का अध्ययन अभी करने वाले हैं। पहला यानी इसमें कार्बन की मात्रा नहीं, क्योंकि इसका जो रासायनिक सूत्र है इसका क्या कहते हैं H2O, इसमें आपको कार्बन की मात्रा नहीं मिल रही है। ठीक है, कैल्शियम में कार्बन की मात्रा नहीं दिख रही, फास्फोरस में नहीं मिल रही है, इस कारण से अकार्बनिक पोषक तत्व कहा जाता है। पहला टॉपिक हमारा जल। आगे बढ़ते हैं। तो सामान्यतः जल की बात करते हैं तो जल का जो निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अणुओं के अनुपात के यौगिक के रूप में होता है। आपने देखा हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से यौगिक के रूप में किसका निर्माण होता है? जल का। अब आपने बताया निश्चित अनुपात है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपसे पूछा जाए
तो आपको बताना हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु रहता है। इन दोनों के मिलने के बाद दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तब इनको कंपाउंडिंग के रूप में क्या बनाते हैं, जल। ठीक है, यानी यौगिक के रूप में क्या बनाया इन्होंने, जल का निर्माण किया। अब क्वेश्चन आता है कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा 80%, 75%, 60%, 70%। तो ऐसा माना जाता है एक सामान्य मनुष्य का शरीर लगभग 60 से 70% किससे बना होता है, जल द्वारा निर्मित होता है। शरीर कितना, 60 से 70% जल के द्वारा निर्मित होता है। आपने देखा होगा एक टीवी में बहुत सारे वाटर प्योरीफायर के प्रचार आते हैं, उसमें बताते हैं कि आपके जो मनुष्य के शरीर का मनुष्य के शरीर का निर्माण है वो लगभग 70% जल से होता है। तो आपको टीवी देखने से भी ज्ञान मिल जाता है कभी कभी। तो आपको टीवी से भी ज्ञान लेते रहना है, और ऐसा भी नहीं कि लगातार टीवी देखते रहना है। तो आपको समझना है कि 60 से 70% जल के द्वारा ही निर्मित है। इस कारण से यह कार्बनिक पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, अब 60 से 70% की बात हो रही है, तो कुछ क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। उसका ये तो आपको पता होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। जल के कुछ कार्य पूछे जाते हैं एग्जाम में, कुछ कार्य। और जल की उपस्थिति, यानी जल का कार्य क्या हो, तो जल की धारण क्षमता कहाँ होती है ज़्यादा। तो आपको पता होगा अगर हमने 60 से 70% को 100% मान लिया कि इतना ही हमारे शरीर में ब्लड है, तो इस 100% में सर्वाधिक जो होता है इसका संगठन पूछा जाता है। तो जो मानव मूत्र होता है, मानव मूत्र में मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक जल पाया जाता है, लगभग 95% जल पाया जाता है मानव मूत्र में। इसके बाद जो हमारे शरीर में होता है मानव रक्त में, इसी को बोलते हो आप ब्लड। ब्लड में लगभग 90 से 92% जल होता है। और जीव द्रव इसे बोलते हैं आप प्रोटोप्लाज्म। यानी जीव द्रव किसे कहते हैं, कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला जल जो कोशिकाओं को जीवन देता है उसे बोलते हैं जीव द्रव। इसमें लगभग जल का जो प्रतिशत रहता है 75 से 85% होता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि सर्वाधिक मानव शरीर में सर्वाधिक जल की धारण क्षमता किस में पाई जाती है। तो आपको बताना, मूत्र में कितनी, 95%। रक्त में कितना, रुधिर या ब्लड में कितना आपका जल होता है, तो 90 से 92%। और जीव द्रव में कितना होता है, 75 से 85%। अब हम कार्य की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका पहला प्रमुख कार्य है शरीर में पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करना। अर्थात हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ हो, जैसे हार्मोन्स है वो ब्लड के माध्यम से आता है। आपका भोजन पचा, पाचन के उपरांत जो पाचक रस बना, पाचक रस का भी परिवहन हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से होता है। अब ब्लड में आपने क्या देखा, 90 से 92% जल पाया जाता है। तो जल का प्रमुख कार्य ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में जो भी पदार्थों का परिवहन होगा, हार्मोन हो चाहे आपका पचा हुआ पदार्थ हो, समस्त परिवहन का करने का कार्य कौन करता है, जल करता है। फिर हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ, इसको बोलते हैं हम एक्सक्रेट या एक्सरेट बोलते हैं इसे, या आपका वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, मनुष्य में जल के द्वारा किया जाता है। यानी पदार्थों का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों या अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी कौन कार्य करता है, जल। शरीर में तापमान का नियंत्रण करने में हेल्प करता है, तापमान का नियंत्रण करने में हेल्प करता है, शरीर के टेम्परेचर को बनाता है। आप देखे होंगे, आप जैसे बाहर और अंदर, बाहर ज़्यादा गर्मी है, आपके शरीर के अंदर के ठंडक बना के रखना है या अंदर से बाहर को टेम्परेचर के अनुसार कंट्रोल करने का आप देखते हो पसीने के रूप निकलता है पानी। ठीक है, जो अवशिष्ट पदार्थों को, लवड़ी संबंधी अशुद्धियाँ हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो शरीर में तापमान का नियंत्रण करने में मानव मूत्र के द्वारा भी मदद करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल में कौन हेल्प करता है, आपका जल। अगला प्रश्न बनता है,
पौधों की बात कर लें, पौधों का यूज क्या है भाई? पौधों में प्रकाश संश्लेषण करना, जिसे आप बोलते हो फोटोसिंथेसिस, और पौधों में रसारोहण, इसे आप बोलते हो एसेंस ऑफ सैप। रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अन्य कार्य करने में भी ये जल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आपने कुछ काम जाने। मानव मूत्र में सर्वाधिक जल की प्रसिद्धता के आधार पर 95% मानव मूत्र में जल पाया जाता है। मानव रक्त में 90 से 92%, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जैसे हमने 75 से 85% ब्लड यानी जल ही होता है। फिर इसका कुछ कार्य बताया आपने, तो पदार्थों का परिवहन करना, जैसे हार्मोनों का परिवहन करना, पचे हुए पदार्थों का परिवहन करने का कार्य होता है। शरीर में उत्सर्जित पदार्थ यानी पाचन के उपरांत जो बने हुए पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में आ गए। कैल्शियम, फॉस्फोरस जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, सोडियम जो हमें बाहर निकालना है, अमोनिया है, यूरिया है, उसको बाहर निकालना है। तो उत्सर्जित पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थों या एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल को भी निकालने में हेल्प कौन करता है? आपका वाटर, ये जल करता है। बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा। जल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। रसारोहण, एसेंस ऑफ सैप, यानी पौधों के भी तापमान का नियंत्रण करना। पौधों में भी जो समस्त वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं पत्तियों में, उन सब की क्रियाओं में भी जल का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसे इसके प्रमुख कार्य हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने पढ़ा जल के बारे में यहाँ, फिर आगे बढ़े हम। अगला टॉपिक है हमारा इसमें खनिज लवण, यानी मिनरल्स हमें पढ़ना है। अकार्बनिक पदार्थ में खनिज, खनिज लवण या मिनरल्स होते क्या हैं? तो ये एक ऐसे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमें डायरेक्ट किसी भी चीज़ से नहीं मिल पाते हैं। आप डायरेक्ट इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो, भोग नहीं कर सकते हो। यह खनिज पदार्थ होते हैं आपके मिट्टी में या मृदा में। मृदा की सहायता से जब आप उसमें कोई फसल उगाते हो, कुछ खाद्य पदार्थ उगाते हो, तो मृदा की सहायता से उस खाद्य पदार्थ में पहुंचते हैं। और जब उस खाद्य पदार्थ का कंजम्पशन हम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उपभोग करते हैं, तब ये जो आवश्यक हमारे शरीर के खनिज पदार्थ हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात आपने बताया ये खनिज पदार्थ कहाँ होते हैं? मृदा में, और मृदा के द्वारा हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला है आपका, हम पढ़ने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या यूज है, क्या उपयोग है, कैल्शियम कहाँ काम आता है? तो सभी को पता होगा हमें कि कैल्शियम हमारे शरीर में अस्थि यानी बोन्स के निर्माण में और उपास्थियों के निर्माण में, जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, हमारे शरीर में अस्थि, उपास्थि और दांतों के निर्माण में, जिसे आप बोलते हो टीथ। ठीक है, दांतों के निर्माण में कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। ये बेसिक सा प्रश्न है। अगला कैल्शियम का कार्य होता है हृदय, जो होता है हमारा हार्ट। हृदय में संकुचन क्रिया अर्थात सिस्टोलिक प्रोसेस हृदय की संकुचन क्रिया में सहायता करता है। हमारा जो हार्ट होता है पंप करता है, संकुचन होता है, शीतलन होता है, संकुचन होता है, शीतलन होता है। हार्ट वाले चैप्टर में मैंने डिटेल्स इसके बारे में बताया है, आप प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने बताया था कि हार्ट कार्य कैसे करता है, पंपिंग अंग की तरह कार्य करता है, पंप करता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो इस सिस्टोलिक की प्रोसेस, संकुचन की क्रिया होती है, उसमें कैल्शियम का योगदान रहता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका यानी उसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम, से मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक संदेश
क्योंकि हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स के माध्यम से आपके पूरे बॉडी के मैसेज मस्तिष्क तक जाते हैं। संदेश मस्तिष्क तक संदेश, और मस्तिष्क से समस्त शरीर में संदेश प्रवाहित करने का जो प्रोसेस चलता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, आपकी पूरी बॉडी से मैसेज मस्तिष्क तक ले जाता है, मस्तिष्क से आपकी बॉडी तक मैसेज पहुंचाता है, उसके कार्यों में हेल्प करता है कौन? कैल्शियम। तो आपने जाना कैल्शियम का उपयोग अस्थि, उपास्थि या दांतों के निर्माण में हेल्प करता है, हृदय के संकुचन यानी सिस्टोलिक प्रोसेस में हेल्प करता है, तंत्रिका तंत्र से मस्तिष्क तक मैसेज जो जाते हैं और मस्तिष्क से समस्त शरीर में जो मैसेज जाते हैं उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करता है कौन? कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब कैल्शियम का अन्य कार्य क्या है? कैल्शियम हमारे शरीर में आपने देखा होगा कि इसका प्रमुख जो कार्य रहता है जब हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है, यानी बॉडी में ब्लड क्लॉट का जो निर्माण होता है, इस ब्लड क्लॉट के निर्माण में यह कैल्शियम हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अब सिंपल सा बताऊंगा, ब्लड क्लॉट का तो अपन पढ़ चुके हैं उसके बारे में, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है प्रीवियस वीडियो में। अब आप ये देखोगे कि ब्लड जब आपका क्लॉट बनता है, कहीं चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जब आपका शरीर में घाव सूख जाता है तो आप देखते हो सूखने के बाद एक पपड़ी का निर्माण हो जाता है। उस पपड़ी को अगर आप धीरे धीरे जब सूख जाती है, सूखने के बाद वो निकलती है, तो आप देखोगे उसको अगर आप टच करोगे तो आपको वाइट कलर का उसमें भुरभुरा पदार्थ निकलेगा, ठीक है। वह आपको चूने की तरह प्रतीत होता है। तो वह चूना कौन सा होता है? आपके शरीर में कैल्शियम ही होता है, ठीक है। तो कैल्शियम के यहाँ हमने कुछ कार्य जाने, फिर इसका कुछ स्रोत पूछ लेता है। तो कैल्शियम के प्रमुख स्रोत जो है दूध, अंडा, हरी साग सब्जी इत्यादि हैं। यानी कैल्शियम के जो प्रमुख स्रोत हैं दूध, अंडा, हरी साग सब्जियां इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा खनिज लवण है फास्फोरस पी। इसका भी जो प्रमुख कार्य रहता है शरीर में, क्या रहेगा? यह भी आपके शरीर में अस्थि और उपास्थि तथा दांतों के निर्माण में मदद करता है, कैल्शियम की भांति दांतों के निर्माण में, ठीक है। इसका जो अन्य कार्य होता है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के कार्यों में यह सहायता प्रदान करता है। क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं और वसा जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनके कार्यों में सहायता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? और इसका एक अन्य प्रमुख कार्य है अन्य कार्बनिक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करता है, यानी प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ। प्रोटीन के निर्माण और प्राप्ति में यह सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है। तथा हमारे शरीर में ऊतक, जिसे आप बोलते हो टिश्यू, तथा कोशिका, जिसे आप बोलते हो सेल, की मरम्मत करने में, यानी उसको रीजनरेट करने में, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है उसको रिप्रोड्यूस करने में, उसको सही करने में हेल्प कौन करता है? फास्फोरस। यानी आपने बताया अस्थियों और उपास्थि दांतों के निर्माण में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा ऊर्जा जो हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं उनके कार्यों में मदद करता है। प्रोटीन के निर्माण और प्राप्ति में जो शरीर के लिए आवश्यक है उसकी मदद करेगा ये। शरीर में ऊतक, टिश्यू या कोशिकाओं की मरम्मत करने का भी कार्य करता है ताकि शरीर की वृद्धि और विकास होने में यह मदद कर सके। फिर आपसे पूछा था कि मानव शरीर में
सर्वाधिक रासायनिक रूप में पाया जाना, यानी अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है, यानी सर्वाधिक अकार्बनिक पदार्थ। तो आपने पढ़ा कैल्शियम और फास्फोरस। तो हमारे शरीर में अस्थियों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से हुआ है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करते हैं। इन्हीं दोनों के द्वारा हमारे शरीर की समस्त अस्थियों का निर्माण किया जाता है, दांतों का निर्माण किया जाता है। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक अकार्बनिक पदार्थ के रूप में अस्थियां ही पाई जाती हैं। इसलिए कौन सा कार्बनिक पदार्थ आपको बताना पड़ेगा आंसर, जो रासायनिक यौगिक के रूप में है कैल्शियम फास्फेट, यानी कैल्शियम फास्फेट नामक रासायनिक यौगिक एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाना संपूर्ण मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। इतना आपने समझा। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं फास्फोरस के बाद। इसके भी स्रोत पूछे जाते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो स्रोत हैं इसके भी दूध, अंडा, हरी साग सब्जी इत्यादि। हरी साग सब्जी इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे यहाँ सोडियम के बारे में। अगला मानव शरीर में जो सोडियम का प्रमुख कार्य होता है वह शरीर में जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है, यानी इसका जो प्रमुख कार्य है जल धारण की क्षमता को बढ़ाना होता है। अर्थात जल धारण की क्षमता यानी आपको हाइड्रेट रखता है, कंटिन्यू आपकी बॉडी को पानी प्रदान करने में ये मदद करता है सोडियम। अब अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जल की क्षमता कम हो जाती है। जल की क्षमता कम हो जाना ही कहलाता है निर्जलीकरण, जिसे आप जानते हो डिहाइड्रेशन के नाम से। अर्थात हमारे शरीर जब सोडियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जल धारण की क्षमता कमी हो जाती है और इस कंडीशन को निर्जलीकरण कहता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। जब हमारे शरीर में कालरा, इसी को हम बोलते हैं हैजा, डायरिया या इसी को बोलते हैं अतिसार, ऐसी कुछ बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में निर्जलीकरण की अवस्था बन जाती है। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है। आपकी कोशिकाओं में, शरीर की कोशिका में निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, यानी आपने गंदा पानी पिया, गलत जगह से कुछ यूज किया उसका, तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, डायरिया, हैजा जो बीमारी हमारे शरीर प्रभावित करती है, उस कंडीशन कोशिकाओं में निर्जलीकरण हो जाता है, कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनती है। ठीक है, सोडियम का जो प्रमुख कार्य है आपने बताया जल धारण की क्षमता होती है, पर सोडियम का जो कार्य है यह हमारे रक्तचाप को बढ़ाता है। यानी मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर है हाई करने का कार्य, यानी हाई ब्लड प्रेशर करने का कार्य कौन करता है? हाई ब्लड प्रेशर कौन करता है? सोडियम। इसी कारण से जो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति होते हैं या उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति होते हैं उनको कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। कम नमक खाना सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि ये क्या करता है, नमक में, सोडियम किस में रहता है? नमक में रहता है, और नमक अगर आप ज़्यादा लोगे तो ये कार्य क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है, इसलिए उन्हें कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। इतना समझ में आया? सोडियम का जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। अगर जल इसकी कमी होगी तो आपकी जल धारण की क्षमता कम हो जाएगी, अर्थात आप डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की अवस्था हो जाएगी। कालरा हैजा, डायरिया जैसी बीमारी जब होती है हमारे शरीर में तो उस समय हमारी कोशिकाओं में निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कोशिकाओं में जल की होती कमी हो जाती है। फिर आपने बताया इसका कार्य क्या होता है? रक्तचाप को बढ़ाता है, यानी ब्लड प्रेशर को हाई करता है, और सोडियम हमेशा अमूमन नमक में पाया जाता है, समुद्रित पानी में पाया जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। आगे बढ़ते हैं।
अगला इसका प्रमुख कार्य है तंत्रिका कोशिका, जिसे आप बोलते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। यानी हमारे शरीर में सबसे जटिल संरचना कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है। फिर इसके कुछ स्रोत पूछ लिया जाता है आपसे कि सोडियम कहाँ से मिलता है, तो आपने बताया नमक इसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, समुद्री उत्पाद, आयोडीन युक्त उत्पाद, फिर हरी साग सब्जी इत्यादि। ठीक है, तो सोडियम कुछ हमने कार्य यहाँ जाने, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। यानी न्यूरॉन्स के कार्यों में भी हेल्प करता है ये। फिर हमें पढ़ना है अपना अगला टॉपिक है पोटेशियम। पोटेशियम का जो प्रमुख कार्य होता है यह जो होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात हमारे हृदय में आपने देखो लब डब लब डब लब डब क्रिया होती है, लब डब लब डब लब डब लब डब। तो आपने जो कैल्शियम में पढ़ा तो वो था हृदय की संकुचन क्रिया, सिस्टोलिक प्रोसेस में। पर ये हृदय की धड़कन जो होती है, दो धड़कन लब डब होती है, इन धड़कनों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कौन करता है? पोटेशियम। इसका अगला प्रमुख कार्य है यह रक्तचाप को घटाता है। बढ़ाता कौन सा था? सोडियम, यानी लो ब्लड प्रेशर ही करता है। इसलिए जो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति होते हैं उनको पोटेशियम की मात्रा दी जाती है ताकि लो ब्लड प्रेशर हो सके। ठीक है, इसके भी जो उदाहरण है, स्रोत है, सेम सोडियम की तरह ही है, पर इसमें जो होता है इसका कार्य पोटेशियम अगर आपको बॉडी में प्राप्त होता है तो ये लो ब्लड प्रेशर जनरेट करता है। अगला इसका कार्य है यह भी तंत्रिका कोशिका, अर्थात जिसे आपने न्यूरॉन बोला था, न्यूरॉन के कार्यों में यह भी सहायता करता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्यों में यह भी मदद करता है। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि पोटेशियम के स्रोत हैं वह कौन कौन से हैं? तो यह भी समुद्री उत्पाद, आयोडीन युक्त पदार्थों से मिलता है। तो याद रखना बस इसमें सिर्फ इतना है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है, यानी हृदय की धड़कन लब डब की जो प्रोसेस होती है उसका नियंत्रण करने में हेल्प करता है। अगला रक्त के चाप को घटाता है, लो ब्लड प्रेशर करता है। तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन के कार्यों में सहायता प्रदान करता है, किस तरह? सोडियम की भांति। समुद्री उत्पाद या आयोडीन युक्त पदार्थों से प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पोटेशियम इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे अगला आयोडीन के बारे में। जैसा कि हमें सबको पता है कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन का जो प्रमुख कार्य होता है शरीर में, मानसिक विकास करना और शरीर में पाए जाने गले में जो होती थायराइड ग्रंथि का विकास करना। किसका कार्य होता है? आयोडीन का। यह मानसिक विकास यानी आपकी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, यह बढ़ाने का कार्य करता है। अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो आपकी जो शक्ति है, मानसिक शक्ति है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और हमारे गले में पाई जाने थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कि 65% बनता है किससे? आयोडीन से ही बनता है। तो थायराइड ग्रंथि के कार्यों में नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि की प्रवृत्ति, आकार और संरचना को ये कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो आपको पता है हमें एक घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसे आप बोलते हो क्या? गॉइटर। घेंघा नामक रोग हो जाता है।
इस रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की संरचना बढ़ जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि जो आपके गले में पाई जाती है, इससे हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, यानी आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। किसके कारण? आयोडीन की कमी हो जाती है। अगर आपके शरीर में आयोडीन अगर सही है, थायराइड ग्रंथि का विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, और ऐसी कमी होगी तो मानसिक विकारता आती है, और थायराइड ग्रंथि का अनियंत्रित विकास होता है, जिससे आप घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का संरचना में परिवर्तन होता है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस गड़बड़ हो जाती है और आपका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है। फिर इसके कुछ स्रोत पूछा जाता है, तो इसके स्रोत क्या हैं आपको पता है, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री उत्पाद, जैसे समुद्री उत्पाद में एक लैमिनेरिया शैवाल होता है, लैमिनेरिया शैवाल। लैमिनेरिया शैवाल एक समुद्री शैवाल होता है जिसको आयोडीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। उसका नाम क्या है, लैमिनेरिया शैवाल। ये आयोडीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका जो कैल्प होता है, लैमिनेरिया शैवाल को सुखाने के बाद इससे कैल्प निकलता है, चुरचुरा पदार्थ निकलता है, वह आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगला है इसमें हरी साग सब्जी इत्यादि। इसके कुछ प्रमुख स्रोत हैं। आप लैमिनेरिया शैवाल के बारे में ध्यान रखिएगा, लैमिनेरिया शैवाल से क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा जाता है कि आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, तो आपको बताना है लैमिनेरिया शैवाल को। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें अकार्बनिक पदार्थ का आयरन। अब आयरन का जो प्रमुख कार्य होता है, हमारे शरीर में रुधिर या ब्लड का निर्माण करना होता है। ठीक है, आयरन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में रुधिर या ब्लड के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। हमारे शरीर के लगभग 70% जो ब्लड होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसमें 70% जो होती है आयरन की मात्रा इसी में पाई जाती है। यानी आपको समझ में आयरन क्या होता है, ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है, और 70% आयरन हमारे शरीर के ब्लड में ही पाया जाता है। बाकी अन्य शरीर पदार्थों में, अन्य शरीर भागों में पाया गया, पर 70% यानी प्रचुर मात्रा में हमारे आयरन जो होता है ब्लड में ही उपस्थित होता है। अब जब आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी से आपको पता होगा आपको शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, यानी उसे हम बोलते हैं रक्त अल्पता। इंग्लिश में बोला जाए तो इसे बोलते हैं एनीमिया। हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग आता है, उसे बोलते हैं रक्त अल्पता। और वहीं अगर इसकी आयरन की अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में लौह महता नामक बीमारी हो जाती है। लौह महता यानी लौह की अधिकता हो गई, लौह की महता हो गई, इसको बोलते हैं हम साइड्रोसिस। लौह की अधिकता मात्रा, हमारे शरीर में लौह की मात्रा अधिक हो गई, आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, ब्लड में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो हमारे शरीर में ये भी हानिकारक है, इसे लौह महता या साइड्रोसिस नामक रोग हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिड्रोसिस या लौह महता रोग सर्वप्रथम अफ्रीका की बाटू जनजाति में हुआ था। कहाँ पाई जाती है जनजाति? अफ्रीका में। कौन सी जनजाति? बाटू। सर्वप्रथम लौह महता रोग किसमें हुआ था? बाटू जनजाति या जो अफ्रीका में पाई जाने जनजाति में सर्वप्रथम ये बीमारी हुई थी। फिर आयरन के कुछ स्रोत पूछे जाते हैं, तो आयरन के स्रोत आपको पता है, पालक है, पुदीना है, हरी साग सब्जी है इत्यादि। यानी आयरन का सबसे स्रोत किसे माना जाता है? पालक को माना जाता है। सेव वगैरह जो फल हैं उसे भी आयरन का स्रोत माना जाता है। तो आपने जाना आयरन का प्रयोग, आयरन का जो होता है रुधिर का निर्माण करने में मदद करता है। संपूर्ण रुधिर में हमारे शरीर में पाया जाना संपूर्ण आयरन का 70% लगभग आयरन पाया जाता है, यानी 70% लोहा खून में ही होता है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया नामक बीमारी होती है। अधिकता से लौह महता या सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है।
ऐसा माना जाता है कि सिड्रोसिस या लौमेता नामक बीमारी अफ्रीका देश की जनजाति बाटू जनजातियों में सर्वप्रथम हुई थी। यहीं से इस बीमारी की शुरुआत हुई। अफ्रीका को क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका देश से ही लगभग सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। फिर इसके स्रोत आपने बताया पालक, पुदीना, हरी साग सब्जियाँ, आयरन युक्त समस्त फल एवं सब्जियाँ इसके प्रमुख स्रोत हैं। चलिए, अच्छा, उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो, आपको अगर इससे नॉलेज मिलता है तो आप अपने दोस्तों साथियों को इसको शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो का तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।